आज हमारा न्यू टॉपिक है जो कि धावन सोडा। यानी हम कुछ ऐसे पदार्थों के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने सोडियम क्लोराइड के बारे में पढ़ा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ा और जो आपका बेकिंग सोडा है उसके बारे में पढ़ा। अब आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका कंपाउंड है या अगला जो पदार्थ है उसको कहते हैं हम वॉशिंग सोडा या धावन सोडा। अब धावन सोडा होता क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या है? सबसे पहले हम धावन सोडा के रासायनिक नाम की ओर जाते हैं। धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है। इसका नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है। इसका जो रासायनिक सूत्र है, इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है Na2CO3 डॉट 10 इसमें जल के अणु होते हैं, यानी Na2CO3 डॉट 10H2। ठीक है ना। ये जो 10H2 है इनको बोलते हैं क्रिस्टली जल। अभी इनके बारे में अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। इनको कहा जाता है क्रिस्टली जल। ठीक। तो जब किसी पदार्थ का, जब हम किसी भी कंपाउंड का क्या बनाते हैं, अगर उस कंपाउंड का क्रिस्टल बनाते हैं तो उस दौरान कुछ जल के अणु उस पदार्थ से जुड़ जाते हैं जिन्हें हम क्रिस्टली जल का नाम देते हैं। अगले टॉपिक में डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। तो जो धावन सोडा है, इस धावन सोडा को रासायनिक रूप में हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहते हैं और इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है Na2CO3 डॉट 10H2O। अब ये निर्माण, इसका निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण बेकिंग सोडा से होता है। अर्थात धावन सोडा का जो निर्माण है वो बेकिंग सोडा से होता है। तो हम कहते हैं कि जब बेकिंग सोडा को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है तो यह विघटित होकर टूटता है, सोडियम कार्बोनेट बनाता है। विघटित होकर सोडियम कार्बोनेट का निर्माण करता है, एक पदार्थ बनाता है जिसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का निर्माण करता है और जब सोडियम कार्बोनेट का, अर्थात मैं सूत्र लिख रहा हूं Na2CO3 का, यानी ये सोडियम कार्बोनेट है, और जब सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण किया जाता है, क्रिस्टलीकरण किया जाता है, इसके क्रिस्टल बनाए जाते हैं, क्रिस्टलीकरण किया जाता है तो धावन सोडा बनता है। तो धावन सोडा बनता है। अब इक्वेशन देखेंगे हम कैसे बनता है। देखिए, अब बन किससे रहा है? बेकिंग सोडा से। तो बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? NaHCO3। तो जब NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, ये डेल्टा गर्म करने का साइन है। हमने इस सोडियम, जो ये बेकिंग सोडा है, इस बेकिंग सोडा को गर्म किया उच्च ताप पर। तो गर्म करने पर ये विघटित होता है और विघटित होकर बनाता है सोडियम कार्बोनेट, प्लस जल का अणु बनाता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। बैलेंस इक्वेशन होगी, आप देख लेना। तो ये जो सोडियम कार्बोनेट बना है, जब इस सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण किया जाता है जल के 10 अणुओं के साथ 10H2O, तो मैंने पहले ही कहा था जब किसी पदार्थ का क्रिस्टलीकरण किया जाता है या उसकी क्रिस्टल बनाते हैं तो उस पदार्थ से एक निश्चित संख्या में जल के अणु जुड़ते हैं। तो जब सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण किया जाता है तो इस सोडियम कार्बोनेट से 10 जल के अणु जुड़ जाते हैं। तो ये बनता है आपका धावन सोडा। धावन सोडा, या जिसको कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का निर्माण बेकिंग सोडा को जब उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, तो जब बेकिंग सोडा को हम उच्च ताप पे गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है,
जिसका क्रिस्टलीकरण करने पर जल के 10 अणु इससे जुड़ जाते हैं और जल के 10 अणुओं के जुड़ने से ये बनता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसे हम धावन सोडा कहते हैं। ठीक, अब धावन सोडा को जब उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, यानी हम इसको बहुत ज्यादा गर्म करते हैं, तो धावन सोडा को उच्च ताप पर गर्म करने पर Na2CO3.10H2O ये धावन सोडा है। जब इसको हम उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो इससे 9 जल के अणु बाहर निकल जाते हैं, Na2CO3.H2O, और 9 जल के अणु आपके क्या हो गए, बाहर निकल गए, और क्या बन जाता है, सोडियम कार्बोनेट पदार्थ क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। एक ही जल का अणु है, एक के लिए शब्द प्रयोग होता है मोनो, हाइड्रेट माने जल। तो जब ये धावन सोडा को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो इससे 9 जल के अणु बाहर निकल जाते हैं और क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। इस प्रक्रिया को कहा जाता है उत्फुल्लन। ये एक प्रोसेस है, उत्फुल्लन इस प्रक्रिया को कहा जाता है। अगर आपको पूछा जाए कि उत्फुल्लन क्या होता है, तो उत्फुल्लन क्या है कि जो क्रिस्टली जल है, सामान्य तौर पर हम उत्फुल्लन कहते हैं कि क्रिस्टली जल का वायुमंडल में मुक्त हो जाना। इसमें 10 क्रिस्टली जल के अणु हैं, जिसमें से गर्म करने पर 9 जल के अणु वायुमंडल में मुक्त हो जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है उत्फुल्लन। अर्थात जब सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को गर्म किया जाता है उच्च ताप पर, तो उससे 9 जल के अणु बाहर निकल जाते हैं, और जल के अणुओं के बाहर निकलने की ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं उत्फुल्लन। ठीक, तो अगला अब इसके बाद हम इसके उपयोग की ओर जाते हैं कि ये जो धावन सोडा है इसका उपयोग क्या होता है, वॉशिंग सोडा जो है इसका उपयोग क्या है। तो पहला उपयोग जो इस पदार्थ का है वो उपयोग यह है कि जल की कठोरता को दूर करने में, जल की कठोरता को दूर करने में। अब अभी बताता हूं कि कठोरता क्या होती है, जल की कठोरता को दूर करने में। अब थोड़ा सा इस बारे में बताता हूं, डिटेल में तो आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। जल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सॉफ्ट वाटर, एक होता है हार्ड वाटर, यानी कठोर जल और मृदु जल। कठोर जल एक ऐसा जल है जिसमें साबुन झाग उत्पन्न नहीं करता है, यानी सफाईकरण की प्रक्रिया उसमें अच्छी तरह नहीं हो पाती है। तो कुछ जल ऐसे होते हैं जिसमें अनेक लवण घुले होते हैं, और लवण घुलने के कारण वो साबुन के संग झाग नहीं देते। अगर कठोर जल और मृदु जल में अंतर करना हो तो हम साबुन के द्वारा अंतर कर सकते हैं। साबुन कठोर जल में झाग उत्पन्न नहीं करता, जबकि मृदु जल में साबुन झाग उत्पन्न करता है। तो अगर जल की कठोरता दूर करनी है, कक्षा 11 में आप इसके बारे में पढ़ेंगे, तो जल की कठोरता को दूर करने में इस धावन सोडा का प्रयोग होता है। दूसरा कि घरेलू कार्यों में सफाई के लिए इसका प्रयोग होता है। घरेलू कार्यों में सफाई में प्रयोग होता है, सफाई में प्रयुक्त होता है, यानी सफाईकरण की प्रक्रिया में जो घरेलू कार्य हैं उनमें जो सफाईकरण की जो प्रक्रिया है उसमें इसका प्रयोग होता है। तीसरा जो इसका उपयोग है, तीसरा उपयोग ये है अपमार्जक के निर्माण में। अपमार्जक के निर्माण में, अपमार्जक क्या है, जो सर्फ होते हैं हमारे घरों में जो हम यूज करते हैं, तो अपमार्जक के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। अपमार्जक जैसे आप सर्फ यूज करते हैं या अन्य किसी भी कंपनी का अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसको हम अपमार्जक कहते हैं। तो अपमार्जकों के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और चौथा प्रयोग जो सभी पदार्थों में होता है, सभी पदार्थों के लिए, यानी प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक यानी जो पदार्थ रखे जाते हैं जो क्रिया करते हैं अभिकर्मक के रूप में, तो प्रयोगशाला में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसीलिए प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ठीक, तो ये था आपका धावन सोडा, जिसको हम
सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहते हैं। सूत्र इसका Na2CO3.10H2O है। उपयोग आपको इसके बता दिए गए हैं। अब हम अपने दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जिसके बारे में अभी मैंने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, जिसको हम कहते हैं क्रिस्टली जल। तो अब हम पढ़ते हैं कि ये क्रिस्टलाइन वाटर क्या होता है, या ये क्रिस्टली जल होता क्या है। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। क्रिस्टली जल क्या होता है, किसी पदार्थ के क्रिस्टल बनाने के लिए, ठीक है ना, किसी पदार्थ के क्रिस्टल बनाने के लिए जिन जल के अणुओं का उपयोग होता है उसको कहते हैं क्रिस्टली जल, क्रिस्टलाइन वाटर कहा जाता है। क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि जब क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जब किसी पदार्थ के क्रिस्टल बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, तो उस पदार्थ से एक निश्चित संख्या में जल के अणु जुड़ते हैं, और जितने जल के अणु जुड़ेंगे उनको कहा जाता है क्रिस्टली जल। अगर आपसे पूछा जाए क्रिस्टली जल क्या होता है, तो एक लाइन में इसका आंसर हो सकता है कि किसी पदार्थ के क्रिस्टल बनाने में जितने जल के अणुओं का योगदान होता है, उन जल के अणुओं की संख्या को हम बोलते हैं क्रिस्टली जल। ठीक, अब क्रिस्टली जल जैसे उदाहरण देता हूं आपको। जैसे कॉपर सल्फेट है आपके पास, सपोज करो CuSO4.5H2O, ये है जल योजित कॉपर सल्फेट, नीले रंग का होता है। कॉपर सल्फेट जो है आपका नीले रंग का एक पदार्थ है। अगर खाली कॉपर सल्फेट होगा तो इसका रंग नहीं होता कुछ, लेकिन जब इससे 5 जल के अणु जुड़ जाते हैं क्रिस्टली जल के रूप में, तो ये नीले रंग का हो जाता है। हम कहते हैं 5 क्रिस्टली जल के अणु। इसमें कितने क्रिस्टली जल के अणु हैं? 5 क्रिस्टली जल के अणु। यानी कॉपर सल्फेट का जो नीला क्रिस्टल है उसमें 5 जल के अणु होते हैं। अब ऐसी जिप्सम है आपका। जिप्सम एक बहुत कठोर पदार्थ है। जिप्सम पाउडर है सामान्यतः, जब उसमें पानी वगैरह मिला देते हैं तो उसका स्वरूप बदल जाता है। तो जिप्सम में अगर हम कहें तो जिप्सम के एक यूनिट में, एक इकाई में 2 जल के अणु होते हैं क्रिस्टली जल के रूप में। जिप्सम जो है वो है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, तो हम कह सकते हैं 2 क्रिस्टली जल के अणु, 2 क्रिस्टली जल के अणु। तो जब किसी पदार्थ का क्रिस्टल बनता है तो उससे जल के अणु जुड़ते रहते हैं। जैसे धावन सोडा है Na2CO3.10H2O, तो इसमें क्रिस्टली जल के 10 अणु हैं, यानी हम कह सकते हैं 10 क्रिस्टली जल के अणु। तो क्रिस्टली जल क्या है कि किसी पदार्थ के क्रिस्टल बनाने के लिए जितने भी जल के अणुओं का योग होता है, यानी उस पदार्थ से जितने जल के अणु जुड़ते हैं वो कहलाते हैं आपके क्या? क्रिस्टली जल। ठीक, तो आशा है दोनों टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।